हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास जिसका नाम है गोदान। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह के सेमारी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है, यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तब जान चाहे बची हुई है। वह समझता है कि इसके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पांवों के सहलाने में ही कुशल है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वह भोला के मन में फिर से सगाई करा के देने का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है। वह अपने पास भूसे की कमी बता करता है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है, पर भूसा देने का वायदा कर सेमरी में पहुंचता है। राय साहब अपने असुविधा को बताकर चाहते हैं कि वे टैक्स की वसूली में होरी उसकी सहायता करे। होरी अपने बातों का आ जाता है। उस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कहकर उठकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है। बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपने नफरत जाहिर करता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोचे भूसा भरवा कर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है। उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उससे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वादा करके लौट जाती है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय की भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नांद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की भी तारीफ करते हैं। केवल अलग हो गए उसके 2 भाई हीरा और शोभा नहीं आते। हीरा होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को यह बताता है कि धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती है। सेमरी में राय साहब के घर तक पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक की माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान हैं बिजली पत्र के संपादक हैं पंडित ओंकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तंखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी धर्म पत्नी कामिनी गोविंदी जिसको कहते हैं, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुनसिदा। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर में व्यंग करते हैं। भोजन के समय मालती मांस मंदिरा का स्थान छोड़कर ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती है। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये ना मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी पूंछें उखाड़ लेता है। पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबंदी वहीं खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं।
3 टोलियां बनती है। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती और मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता जो को इस और कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर तक ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है और वह मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं और तीसरी टोली में तनखा और मिर्जा हैं। मिर्जा एक हिरन का शिकार करते हैं। हिरन का एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं, जहां खा पीकर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते हैं। हीरा के घर गाय पर आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब की कारिंदा कहता है कि नाखेराम बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह के पास पहुंचता है। झिंगुरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले जाने का चक्कर चलाया और कर्ज न लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उसमें होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। उसी रात को विष दिए जाने के कारण से गाय मर जाती है तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है तो धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झिंगुरी सिंह के कर्ज को लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को नहीं मिल पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, पर बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डांड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और डांड चुकाता है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोकालच के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। वह मिर्जा खुर्शीद के यहाँ महीने के 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है। उनकी दी हुई कोठरी में रहता है। डांड में सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। इसी समय पुनिया उसकी सहायता करती है। वर्षा के अभाव से उसकी ईख सूख जाती है। भोला गाय के रुपये लेना चाहता है। होरी रुपये दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोल कर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उनके प्रयत्न से मेहता विमेंस लिंग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को सम्मान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा और अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण तो मिस्टर खन्ना मिसेज खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगाड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए हैं। वे नौखेराम से रुपये देने को कहता है तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओंकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि वे अपने पत्रिका
में ऐसे सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह उसे छापने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुआई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दिन से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाती है। उधर दाता दिन का बेटा माता दिन झुनिया को प्रेम पास में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ हो जाती है और बच जाता है। होरी ईख बेचने लगता है और मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर लौटा लाते हैं। होरी दाता दिन की मजदूरी करने लगता है। होरी दाता दिन की मजदूरी करने लगता है। ऊख काटते कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर लेते हैं। वह भोला को मनाकर नोखेराम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर अदालत की धमकी देता है। झुनिया को फुसलाकर शहर ले जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पांव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ने था। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वे मना करते हैं तो खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने का बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5,000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1,000 का चेक लिखवा लेती है। माता दिन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई शेर भर अनाज दुलारी सहुआन को दे देती है तो माता दिन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी होकर सिलिया के बाप हरखू के कहने पर उसके साथ ही माता दिन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू ले जाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्री कामना भोला को घर से भगा देती है। नौखेराम होरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नोहरी गांव की रानी हो जाती है। लाला पटेश्वर साहूकार मंगरू शाह को मंगरू शाह का भड़काकर होरी की सारी नोहरी गांव की रानी की जाती है। लाला पटेश्वर साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती। इससे इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर के परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहाँ वह खोंचा लगाता था वहीं दूसरा बैठने लगा है।
उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। माता दीन नौहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है और रुपये पाकर सिलिया खुश हो जाती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है तो मथुरा नौहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर के लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लोग होम मेंबर में भी बन जाते हैं। राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है, कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेता है। इतने उसकी बेटी की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करती है। वह निमोनिया में मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है। सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगन न चुकाने से नौखेराम बेदखली का दावा करता है। दाता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक महतो से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपये ले लें और खेती करें। होरी यह सुनकर बड़ा दुख होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मायके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको उल्टी होती है। उसे लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा को घर पर ले गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन से बोलती है, महाराज, घर में ना गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इसका गोदान है। विशेष गोदान केवल वर्तमान का एक निष्पक्ष चित्र है। उसमें आगत भविष्य की संभावनाओं झांकी नहीं कराई गई है। इसमें तो एक चरित्र को लेकर उसे अनेक परिस्थितियों में डालकर तथा बहुत से पात्रों और चरित्रों को संसर्ग में लाकर समाज का एक जीवित चित्र निर्माण किया गया है। इसमें भी गबन की भांति कथा वस्तु भी चरित्र में भेद नहीं रहने लगा। होरी की चित्र को थोड़ी सी विशेषता दिखलाकर और उसे एक विशेष वातावरण में रखकर लेखक तटस्थ होकर स्वयं दृष्टा बन जाता है।
हौरी अपने जातिगत स्वभाव से भी नवीन परिस्थितियां उत्पन्न करता है और फिर विवश होकर उसके अनुसार ही ढल जाता है। इन परिस्थितियों की तरंगों में डूबता ऊपर उतरता नियति के हाथों का खिलौना वह कृषक जीवन यात्रा के अंतिम छोर तक चला जाता है। परंतु नगर वाले कथानक में यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है। वहाँ पर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया व्यक्ति पर इतनी सरलता से नहीं होती। राय साहब, मिर्जा खुर्शीद तथा मेहता आदि प्रायः सभी में व्यक्तिकता है, परंतु यह व्यक्तिकता इतनी सबल भी नहीं है कि वह परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ सके। वास्तव में गोदान में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की कहानी है। ये साहूकार कई प्रकार के हैं, जिनमें झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दुलारी साहूबान आदि साहूकार के अतिरिक्त जमींदार और सरकार के अत्याचार का भी गोदान में साधारण दिग्दर्शन कराया गया है। किंतु साहूकार, जमींदार और सरकार सबसे बढ़कर किसानों के सिर पर बिरादरी का भूत होता है। बिरादरी से अलग जीवन की भी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। शादी ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म मरण तथा कुछ बिरादरी के हाथ में है। आप बड़े से बड़े पाप कर्म करते जाइए, किंतु बिरादरी तब तक सिर न उठाएगी जब आप आपके द्वारा निर्धारित कृत्रिम मर्यादा का पालन करते जा रहे हैं। जो इस कृत्रिम सामाजिक बंधनों के निर्वाह में झुक चुका है, उसके लिए यह ग्रामीण समाज कठोर से कठोर दंड व्यवस्था अपनाता है। हमारे किसानों में धर्म का एक बड़ा ही विकृत रूप अपनाया है, किंतु धीरे धीरे गांवों में भी उष्ण रक्त इन कृत्रिमताओं का विरोध करने लगा है। गोदान में गोबर माता दीन, सिलिया, झुनिया आदि इसके उदाहरण हैं। प्रेमचंद का स्पष्ट कथन है कि मेरे उपन्यास का उद्देश्य है धन के आधार पर दुश्मनी। प्रेमचंद ने अपने सहानुभूति का बहुत बड़ा भाग शोषित वर्ग को समर्पित किया है। इन्होंने जमींदारों, पूंजीपतियों, महाजनों, धार्मिक पाखंडियों के दोषों पर तीखे प्रहार किए हैं। इन्होंने उपन्यास में प्रतिप्राप्ति किया है कि किसान को सबसे अधिक महाजनी सभ्यता से गुजरना पड़ता है। महाजनी सभ्यता क्रूरता तथा शोषण पर आधारित है। तो दोस्तों, यह गोदान का उपन्यास का सारांश था। यह आप सबको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करें और आगे के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।